तो सर न्यूक्लिक एसिड में आपने जो डीएनए आरएनए ना वो बता रहे थे, और लैम्डा, फेस, एस्टेरियोसेकुला, ह्यूमन जीनोम, इनका जो बेस पेयर है वो बताए थे। ओके तो अब हमको स्टार्ट करना है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, स्पेशली डीएनए के बारे में हम चूंकि पढ़ रहे हैं तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की बात करें। तो हेडिंग डाल दो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो जो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड है, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड डीएनए या आरएनए है, तो मैं यहाँ पे जरा से स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पढ़ेंगे। यही है हमारे यहाँ मेनली, इसी के बारे में ज्यादा डिटेल। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो अगर आप डिफरेंट टाइप्स की सेल्स देखेंगे या एक ही सेल में डिफरेंट रीजन्स ऑफ डीएनए देखेंगे, एक ही सेल के अंदर डिफरेंट रीजन्स ऑफ डीएनए देखेंगे, देन यू विल गेट वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के आपको स्ट्रक्चर वहां पे नजर आएंगे। एक ही सेल में, मतलब एक ही जीनोम में डिफरेंट रीजन्स में आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर नजर आ सकते हैं। बट उसमें से जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है डीएनए का, वो बी फॉर्म ऑफ डीएनए है। मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डीएनए इज बी फॉर्म ऑफ डीएनए। ओके, तो ये जो डिफरेंट वैरायटी स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, इनको अल्फाबेटिकली नाम दे दिया गया, जैसे ए फॉर्म, बी फॉर्म, सी फॉर्म, डी फॉर्म, ठीक है, जेट फॉर्म। इस तरह के आपको ढेर सारे जो है क्या कहते हैं नाम दे दिए गए हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ डीएनए के। तो उन्हीं के बारे में हमें थोड़ा सा डिटेल लिखना है। तो लिख देते हैं कि न्यूक्लिक एसिड एक्सिबिट या डीएनए एक्सिबिट वाइड वैरायटी ऑफ, अच्छा ये जो स्ट्रक्चर है जो एग्जिस्ट कर रहे हैं वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक्सिबिट वाइड वैरायटी ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अच्छा एक मिनट होल्ड करना जरा सा। डीएनए एक्सिबिट वाइड वैरायटी ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स का नाम है, लाइक फॉर एग्जांपल ए फॉर्म, बी फॉर्म लिखा देता हूं। फॉर एग्जांपल ए फॉर्म, बी फॉर्म, सी फॉर्म एंड जेड। ढेर सारे वैरायटी, मतलब डजन्स ऑफ सेकेंडरी, ठीक है, डजन्स ऑफ secondary structure is known for DNA. DNA के dozens of secondary structure known है।
जिसमें से बी फॉर्म डीएनए मोस्ट कॉमन है, ठीक है। बी फॉर्म डीएनए या बी फॉर्म सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज मोस्ट कॉमन। सर हाँ बोलो। सर वो डजन ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या है, वो समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा ये डजन्स है, डजन्स। हाँ डजन्स का मतलब है मोर देन 12। वन डजन कितना होता है? 12। ठीक है। इवन सिंगल डजन की बात कर रहा है, ठीक है, मतलब मोर देन वन डजन्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, ठीक है। बहुत सारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर नोन है, बहुत सारे, ठीक है। ये अभी भी नहीं समझ में आ रहा है? हाँ सर। मतलब कि ढेर सारे, ठीक है। डजन्स का मतलब 12, 13, 14 ऐसे कुछ नोन होंगे, तो जब ऑथर लिखने आया है तो उसने डजन्स लिख दिए, ठीक है। मेरे वर्डिंग नहीं है, मैंने शायद एनसीईआरटी से कंटेंट देखा हो। ओके, तो चूंकि मैं ज्यादातर लाइनें एनसीईआरटी की लिखा देता हूँ इस वजह से, क्योंकि ये कॉपी हो जाती हैं एज ए क्वेश्चन के फॉर्म में, तो वो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है अगर वो पूरा का पूरा एज ए क्वेश्चन उठ गया तो। ये जो बी फॉर्म ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, दिस इज द मोस्ट कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है। एंड इसी का स्ट्रक्चर बेसिकली एक्सप्लेन किया गया। अच्छा यहाँ पे मैंने सिर्फ जल्दी जल्दी में पूरा लिखा नहीं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर स्टार्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अब आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज कर दूं? हाँ सर। तो थोड़ा सा मैं न्यूक्लिक एसिड में वापस जाऊंगा कि जो क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड फर्स्ट टाइम जिसने आइसोलेट किया उसका नाम क्या था? फ्रेडरिक मिस्चर, ठीक है। तो उन्होंने न्यूक्लिक एसिड को फर्स्ट टाइम आइसोलेट किया था, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो न्यूक्लिक एसिड was first isolated by Frederick मिस्चर। फ्रेडरिक मिस्चर ने फर्स्ट टाइम न्यूक्लिक एसिड आइसोलेट किया फ्रॉम पस सेल। किससे आइसोलेट किया? पस सेल मतलब कि जो डिग्रेडेड सेल्स होती हैं, ठीक है, पस के फॉर्म में। तो वहां से सेल्स उठाए, तो वहां पे सेल्स उठाने के बाद उन्होंने न्यूक्लिक एसिड जो देखा या ऑब्जर्व मतलब बेसिकली आइसोलेट किया, वो सबसे पहले फ्रेडरिक मिस्चर ने किया एंड कॉल्ड इट न्यूक्लिन। या यहीं पे लिख दो, आई थिंक इन द ईयर 1929, इन द ईयर 1929 में बेसिकली ये चीज डिस्कवर की गई थी, आइसोलेट किया था उन्होंने। Oh, sorry, this is not 1929. In the year 1869.
तो फास्फिल का मतलब क्या बोला है आपने? क्या बच्चे? और सर फास्फिल का मतलब क्या बोला है? बच्चे आपका जो प्रोनाउंसिएशन है थोड़ा सा बहुत अजीब सा हो सकता है कि आपके नेटिव लैंग्वेज का फर्क हो। थोड़ा सा स्पष्ट बोलने की कोशिश करो, इसको इंग्लिश ही रहने दो, ठीक है? पस सेल आप बोल रहे हो ना? हाँ सर। कि व्हाट इज पस सेल? तो जो जब क्या कहते हैं, समहाउ सपोज कर लो कि आपको कोई क्या बताऊं बच्चे इसको, बस आप देखते होगा सब समटाइम्स जो है कहीं पे कट लग जाता है और उसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो उससे कुछ येलोइश मटेरियल निकलता है, दैट मटेरियल इज नोन एज पस। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कि बॉडी हाँ में सर। कई बार कहीं पे इन्फेक्शन होता है, वहां से कुछ येलोइश मटेरियल निकलता है, दैट मटेरियल इज नोन एज पस। ओके सर। तो वो जो सेल्स हैं उन सेल्स को यूज किया था उन्होंने, दैट्स व्हाई यहाँ पे पस सेल्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लिक एसिड आइसोलेट किया गया बाय फ्रेडरिक मिक्सचर, उन्होंने इस न्यूक्लिक एसिड का नाम क्या दिया था? ठीक है, क्या नाम दिया था? नेम्ड इट न्यूक्लिन, नेम्ड इट न्यूक्लिन। उसका नाम उन्होंने, सॉरी न्यूक्लिक कर दिया, न्यूक्लिन, न्यूक्लिन नाम दिया था। ठीक है, तो फ्रेडरिक मिक्सचर ने जो न्यूक्लिक एसिड आइसोलेट किया था उसका नाम न्यूक्लिक एसिड उस समय नहीं था, क्या था? न्यूक्लिन था। और इसी न्यूक्लिन को, मतलब ये न्यूक्लिन एक्चुअली क्या था? ये न्यूक्लिन एक्चुअली इट वाज डीएनए, आरएनए नहीं था। ठीक है, इट वाज, ये क्या था? डीएनए। डीएनए, जिसको उन्होंने न्यूक्लिन नाम दिया था फ्रेडरिक मिक्सचर ने। तो सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड आइसोलेट करने वाले साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक मिक्सचर इन द ईयर 1869। ठीक है, आप एक तरफ से देखो कि आपके जो मेंडल थे उनका जो रिसर्च कंप्लीट हुआ है वो 1863। ठीक है, 1856 से स्टार्ट हुआ है 1863 से, और ऑलमोस्ट ये भी पैरेलल ही है, ये भी ऑलमोस्ट पैरेलल ही है, 6 ईयर का डिफरेंस, कोई बहुत डिफरेंस नहीं होता। तो उस टाइम पे मेंडलियन इनहेरिटेंस के बारे में जानकारी थी 63 में। ठीक है, कि किस तरह से कैरेक्टर्स इनहेरिट करते हैं वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में। वो बात अलग है कि मेंडल को अपनी जो सक्सेस उनके टाइम पे मिलना चाहिए था नहीं मिली थी। ठीक है, 1900 के बाद दोबारा से डिस्कवर किए गए मेंडल्स के लॉज, तो जाके उनको अपना क्रेडिट मिला। बट समहाउ उन्होंने अपना जेनेटिक्स के जो प्रिंसिपल थे इनहेरिटेंस के वो तो कर ही दिया। 1869 में ये न्यूक्लिक एसिड को आइसोलेट कर लिया गया था। ठीक है, बायोकेमिकल नेचर बहुत बार ज्यादा नहीं पता था, बट धीरे 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 करके जो है क्या कहते हैं, क्या होता चला गया, डेवलपमेंट होता चला गया, नॉलेज एक्युमुलेट करती गई, और आगे चल के 1953 में वाटसन एंड क्रिक ने इस डीएनए का स्ट्रक्चर बता दिया। इस डीएनए का स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जो मोस्ट कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आगे बढ़ते हैं और हेडिंग डालते हैं
डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर, डीएनए स्ट्रक्चर का डबल हेलिक्स मॉडल। तो डीएनए हेलिक्स का ये डबल हेलिक्स, सॉरी डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है, ठीक है। इट वाज प्रपोज्ड बाय किसने प्रपोज किया इसको? वाटसन एंड क्लिक। वाटसन एंड क्लिक। वाटसन एंड in the year 1953। 1953 में डबल हेलिक्स मतलब डीएनए के सेकेंडरी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए एक मॉडल प्रपोज किया गया, ठीक है। उस मॉडल का नाम क्या दिया गया? डबल हेलिक्स मॉडल, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो भी डीएनए का कौन सा स्ट्रक्चर? बी फॉर्म का सेकेंडरी स्ट्रक्चर। डीएनए का सेकेंडरी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, एक मॉडल प्रपोज किया गया, मॉडल। और उस मॉडल का नाम क्या था? डबल हेलिक्स मॉडल। डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रपोज किया? वाटसन क्लिक। वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में। तो इनके अकॉर्डिंग जो देखो ये प्रपोज्ड है, इसका एक्सपेरिमेंटल डेटा इनका नहीं, ठीक है। इन्होंने एक्सपेरिमेंटली नहीं किया है कुछ काम, इन्होंने क्या किया है, किसी दूसरे की जो बहुत ढेर सारी रिसर्च बहुत ढेर सारे साइंटिस्ट ने इकट्ठा कर रखी थी, तो उनकी रिसर्च को स्टडी किया, उनके डेटा को स्टडी किया, और फिर इसके बाद उन्होंने अपना प्रपोजल दिया कि माइट बी चांसेस कि इस तरह का डीएनए स्ट्रक्चर हो सकता है। हो सकता है इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं किया, इन्होंने जस्ट एक थियरी प्रपोज की, ठीक है। इन्होंने बोला कि इस तरह का हो सकता है, ये एक प्रपोजल है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज रिटन हियर इट वाज प्रपोज्ड बाय वाटसन एंड क्रिक इन द ईयर 1953, ठीक है। कौन सा स्ट्रक्चर था? सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है। मॉडल का नाम क्या था? डबल हेलिक्स मॉडल। ओके, तो ये जो डबल हेलिक्स मॉडल है इट इज बेस्ड ऑन, भाई कोई इस डबल मॉडल प्रपोज किया जा रहा है, साइंटिस्ट अगर कोई अपना मॉडल दे रहा है तो उस मॉडल का कोई ना कोई बेसिस होगा, बिना बेसिस के, बिना आधार के उस मॉडल को प्रपोज वो कर नहीं सकता, ठीक है। तो ये डबल हेलिक्स मॉडल का भी जो बेस था वो बेसिकली कुछ दो साइंटिस्ट पहले डीएनए के स्ट्रक्चर पे काम कर रहे थे, ठीक है, एक्सरे स्ट्रक्चर पे, ठीक है। तो उन्होंने डीएनए का एक्सरे क्रिस्टलोग्राफ दे रखा था, तो वो जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफ का डेटा था उस डेटा को उन्होंने किसने रीड किया? वाटसन एंड क्रिक ने, और उस डेटा के बेस पे अपना मॉडल प्रपोज किया। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि डबल हेलिक्स मॉडल वाज बेस्ड ऑन एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी ग्राफिक डेटा of DNA एक मिनट, सेंटेंस में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। सेंटेंस यहाँ तक तो सी ठीक है, हाँ, परफॉर्म्ड बाय फ्रैंकलिन एंड विल्किंस
विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने प्रपोज किया था, ठीक है। was based on X-ray crystallographic data of DNA performed by Franklin and Wilkins. Okay, तो अब तक इतनी चीज आपको क्लियर हुआ होगा कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ जो डीएनए है उसमें से मोस्ट कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर बी फॉर्म ऑफ डीएनए है, एंड दिस बी फॉर्म ऑफ डीएनए सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ दिस बी फॉर्म ऑफ डीएनए was proposed by Watson and Crick in their double helix model, and double helix model was based on X-ray crystallographic data of DNA that was performed by Franklin and Wilkins. ठीक है, फ्रैंकलिन एंड विल्किंस का डेटा था वो बेसिकली। हाँ, क्या बोल रहे थे सर? वो एक्स-रे डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट है वही है एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफिक डाटा? वही है एक्सरे डिफ्रैक्शन जो रिजल्ट है वही है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक डेटा। आप चाहे डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट बोलो चाहे क्रिस्टलोग्राफिक बोलो। ठीक है सर। चाहे यहाँ पे लिख दो अगर आपको कंफ्यूजन होता है, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के बीच में यहाँ पे लिख दो। मेरे पास यहाँ पूरा स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्सरे डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट, डिफ्रैक्शन क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक का नाम है। ये आप इस तरह से इन ब्रैकेट लिख सकते हो आफ्टर एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। और इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए या इस मॉडल को प्रपोज करने के लिए 3 साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज दिया गया। 3 साइंटिस्ट कौन कौन से? वाटसन, क्रिक एंड विल्किंस। फ्रैंकलिन की डेथ हो चुकी थी उस टाइम, तो उस समय मरने के बाद किसी को नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता था, ठीक है। आज की डेट पे साथ देने लगे हैं, बट जबकि ये बात है उस समय पोस्टमेटिकली किसी को नोबेल प्राइज नहीं देते थे। तो फ्रैंकलिन को नहीं मिला, वाटसन, क्रिक एंड विल्किंस को मिला। इसके साथ इस तरह एरो बना लेना। हर दिस वर्क वाटसन, क्रिक and one more Wilkins was awarded by Nobel Prize in the year 1962। 1962 में इनको नोबेल प्राइज मिला इस मॉडल को प्रपोज करने के लिए। इरेज कर दूं? हाँ सर। अब इस मॉडल के अकॉर्डिंग इन्होंने कौन कौन से सैलिएंट फीचर हैं, मतलब कौन कौन से सैलिएंट फीचर प्रपोज किए गए, ठीक है। तो आप हेडिंग डाल सकते हो सैलिएंट फीचर्स ऑफ, सैलिएंट या कैरेक्टरिस्टिक भी बोल सकते हो इस चीज को, सैलिएंट
features of DNA double helix मॉडल। डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल के जो सैलिएंट फीचर हैं उनकी बात करते हैं। तो देखो यहाँ मैंने पहले ही आपको बताया था क्या, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। पहले मैंने आपको ये बताया था बच्चे कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर है उसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ठीक है। हाँ। तो आप पहले थोड़ा सा एक रफली स्ट्रक्चर देखो, इसके बाद उसी स्ट्रक्चर को लेके मैं आगे बढ़ूंगा। तो एक साइड में बना लेते हैं क्योंकि उसको मैं बिगाड़ना नहीं चाहूंगा। इसको बनाने में दिक्कत है, दूसरा बनाता हूँ, दूसरा स्ट्रक्चर बनाता हूँ। तो ऊपर नीचे हो गया, बट आप एडजस्ट कर लेना इस चीज को।
इसको बनाओ। बना लिया इसको? हाँ सर। सर वो हाँ सर। पीछे आपने एक गैप रखा, वो भी फॉस्फेट ही होगा तो? हाँ फॉस्फेट ही होगा, भूल गया था। तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, the DNA double helix या secondary structure of the DNA is made up of two polynucleotide chain। पहला salient feature आपको क्या दिख रहा है कि ये जो स्ट्रक्चर है डबल हेलिक्स, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है बेसिकली, जो इट इज मेड अप ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आप लिखो कि डीएनए इज मेड अप ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पहला स्टेटमेंट, डीएनए इज मेड अप ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, आपके सामने दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन दिख रही है। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपकी ये है, दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपकी ये है। ठीक है, तो जो डीएनए डबल हेलिक्स है उसके अकॉर्डिंग, मतलब उस मॉडल के अकॉर्डिंग, जो डीएनए है उसमें दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पाई जाती। पहला स्टेटमेंट। चेन को आप स्ट्रैंड्स भी बोल सकते हो, कई बार बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स, तो कंफ्यूज मत होना, इसको आप स्ट्रैंड्स भी बोल सकते हैं, स्ट्रैंड्स भी बोल सकते हैं। अब दूसरा स्टेटमेंट है, या इस तरह से बोल सकते हो कि ये जो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ये जो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ये इसमें से पहला इनका एक फीचर है कि दे रन एंटी पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के ये एंटी पैरेलल है। या ये बोल सकते हो कि एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम रन करती है, तो दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन क्या है, उसके अपोजिट रन करती, उसके अपोजिट रन करती। ठीक है, तो आप लिख सकते हो यहां पे कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है दे आर एंटी पैरेलल। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन या स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे के एंटी पैरेलल। ठीक है, सेकंड मतलब इन्हीं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बारे में बात कर रहा हूं। अब सेकंड स्टेटमेंट में बोलता हूं कि दे शो कॉम्प्लीमेंटरिटी विद ईच अदर, दीज पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन शो कॉम्प्लीमेंटरिटी विद ईच अदर, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कहने का क्या है कि जो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, यहाँ पे देखो ईच न्यूक्लियोटाइड बेस, ठीक है, या नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, पेयर्ड विद जो है क्या कहते हैं, अनदर नाइट्रोजनस बेस ऑफ द सेकेंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, सेकेंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के नाइट्रोजनस बेस के साथ में अपनी पेयरिंग कर रखी है, तो दे शो कॉम्प्लीमेंटरिटी। ठीक है, ये दो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ये क्या करती हैं, कॉम्प्लीमेंटरिटी शो करती। बात समझ में आ रही है क्या कुछ? हाँ सर। हाँ सर। तीसरा फीचर क्या है, ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, they are twisted with each other।
क्या है, या आप ये बोल सकते हैं दे आर स्पाइरली कॉइल्ड विद ईच अदर। ठीक है, बेटर तो आप यही बोले कि दे आर ट्विस्टेड, एक दूसरे के ऊपर। रैप नहीं बोल सकते आप। रैपिंग कहाँ पे होती है? रैपिंग होती है जैसे रस्सी बनने में जो थ्रेड्स होते हैं उनके बीच में रैपिंग होती है। यहाँ पे दे आर नॉट रैप्ड विद ईच अदर। ध्यान देना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि जो डीएनए अकॉर्डिंग टू डबल हेलिक्स डीएनए मॉडल द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स आर रैप्ड विद ईच अदर, और बच्चों ने टिक भी कर दिया। दे आर नॉट रैप्ड, ठीक है, दे आर स्पाइरली कॉइल्ड, और यू कैन से दे आर ट्विस्टेड विद ईच अदर। बात समझ में आ रहा है? तो मैं यहाँ पे लिखा दे रहा हूं कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स आर या स्ट्रैंड्स आर स्पाइरली ट्विस्टेड, और कॉइल्ड भी बोल सकते हैं, स्पाइरली ट्विस्टेड विद ईच अदर। वो एक दूसरे के साथ स्पाइरली ट्विस्टेड है, नॉट रैप्ड। मैं इन ब्रैकेट लिखाता हूं, ध्यान रखना, स्टार कर लो चाहे, ठीक है, यहाँ पे चाहे इस तरह से स्टार बना के लिख लो। दे डू नॉट रैप विद ईच अदर, वो रैप नहीं करते हैं। दे डू नॉट रैप विद ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ में रैपिंग नहीं करते। आपने कुछ स्टेयर्स देखी होंगी जो कि कॉइल बना के चलती, देखी है कहीं मॉल वगैरह में, या किसी इंस्टीट्यूशन में, बड़े इंस्टीट्यूशन में गए होंगे तो वहां पे भी जो स्टेयर्स होती हैं वो घूम घूम के बनी हुई होती, देखा है कि नहीं? हाँ सर। ठीक हाँ है, तो सर देखा है। वैसे ही आपका डीएनए डबल हेलिक्स दिखेगा, कुछ वैसा। ठीक है, उस जो जो स्टेयर है उसकी दोनों जो बॉर्डर हैं उनको आप ये मान लो कि दो बॉर्डर दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को रिप्रेजेंट कर देंगे, और जो उसमें स्टेयर्स हैं, स्टेप्स हैं, जो बेसिकली स्टेप्स का हाफ पार्ट आप मान लो कि एक नाइट्रोजनस बेस है, एक चेन का नाइट्रोजनस बेस है, और सेकंड हाफ पार्ट मान लो कि दूसरे का नाइट्रोजनस बेस है। तो वो जो कॉइलिंग आपको दिख रही है ना, वो कॉइलिंग एग्जैक्टली आपको डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल में जैसा प्रपोज किया गया है वैसा दिख रहा है। तो आपके पास में वो एक पॉइंट मैंने लिखाया है जिसमें मैंने 3 उसके सब पॉइंट्स लिखाए हैं, आप इनको देखो, आपको ये पूरी स्टोरी समझ में आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। ओके, अच्छा, यहाँ पे चाहे एक और चीज मेंशन कर दो, एक मेंशन और कर दो, polynucleotide chains are spirally twisted with each other in right-handed fashion। ये भी इंपॉर्टेंट है। मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं ऊपर लिख देता हूं इसको इरेज करके सारा। इन right-handed fashion, कि जो डायरेक्शन होगी ट्विस्ट की जो डायरेक्शन होगी या स्पाइरली मूवमेंट, जो स्पाइरली कॉइलिंग है उसकी जो डायरेक्शन होगी वो राइट हैंडेड फैशन, ठीक है, राइट हैंडेड फैशन। तो ध्यान में रखना कि चेन्स आर स्पाइरली ट्विस्टेड विद ईच अदर इन राइट हैंडेड फैशन। राइट हैंडेड फैशन में ट्विस्टिंग आपको देखने को मिलेगी। इस तरह से डबल हेलिक्स मॉडल का जो पहला फीचर है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, यहाँ पे कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज देखना, जैसे मैंने पहला पॉइंट यहाँ पे लिखाया था, सब पॉइंट बेसिकली, कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं दे आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। तो आप ये बोल सकते हो कि एक की डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम है और दूसरे की डायरेक्शन 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। इस तरह से भी आप बोल सकते हो, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं थोड़ा सा नाइट्रोजनस बेस के रिस्पेक्ट में चीजें।
ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं, बोथ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स आर हेल्ड टुगेदर, both polynucleotide chains या strands are held with each other by हाइड्रोजन बॉन्ड। एक दूसरे से किस तरह से जुड़े हुए हैं? बाई हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये कहां पे प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट बिटवीन नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजनस बेसेस ऑफ, ये सिर्फ इतने लिख दो अभी, नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है। यहां पे ए पेयर विथ T बाई टू हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। एंड ग्वानिन पेयर्स विथ साइटोसिन with 3 hydrogen bonds. बाई 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है, बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं कि ए जो है ऑलवेज टी के साथ पेयर करता है और जी ऑलवेज किसके साथ पेयर करता है, ठीक है। ये यही नियम होगा, यही रूल होगा। ए ऑलवेज पेयर विथ टी, जी ऑलवेज पेयर विथ सी। हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड विल बी प्रेजेंट? ए एंड टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, जी एंड सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। आप इस तरह से भी बोल सकते हैं कि जो पेयरिंग है, द पेयरिंग टेक्स प्लेस बिटवीन पाइरिमिडीन and purine. एंड प्यूरिन, ठीक है। ऑलवेज ये पेयरिंग इस तरह से होगी, कभी पाइरिमिडीन के बीच में पेयरिंग नहीं होगी, ना ही प्यूरिन के बीच में पेयरिंग। पेयरिंग ऑलवेज किसके बीच में होगी? पाइरिमिडीन एंड प्यूरिन के बीच, ठीक है। उसमें से भी ए एंड टी, जी एंड सी। चलो ऊपर से मैं फिर से इरेज कर देता हूं। लिख लिया है ना इसको? हाँ सर। बट सर वो हाँ। ओवल हाइपोथेसिस में तो जो थर्ड होता है कोडोन का थर्ड, वो तो तुम सर कहाँ जा ये रहे रूल हो? यही तो बच्चे गलती करते हैं। तुम जा कहाँ रहे हो? मैं तुमको क्या पढ़ा रहा हूँ इस समय? मुझे बता सकते हो मैं तुमको इस समय पढ़ा क्या रहा हूँ? डीएनए, डीएनए में क्या पढ़ा रहा हूँ? वाटसन क्रिक मॉडल। तो मैं बात किसकी बताऊंगा? ओके, मैंने पहले लिखा दिया अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के अकॉर्डिंग। वॉबल हाइपोथेसिस क्या कहती है उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें मतलब है इस समय कि प्रेजेंट में जो डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल, अब ये ऐसे तो नहीं हो जाए ना कि डबल हेलिक्स मॉडल में बताया कुछ गया है और मैं तुमको आज की चीज बताऊं डबल हेलिक्स मॉडल, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। उन्होंने क्या कहा था मैं ये बता रहा हूं। तो मैंने अभी आपको ये बोला कि एडेनिन पेयर विथ थाइमिन ऑलवेज एंड ग्वानिन पेयर्स विथ साइटोसिन। मतलब क्या है? मैंने आपको कुल मिला के ये बोला है कि पाइरिमिडीन की पेयरिंग ऑलवेज इस तरह से होता है, पाइरिमिडीन पेयर्स विथ प्यूरिन। कभी ये नहीं होगा कि प्यूरिन जो है आपका प्यूरिन के साथ पेयर कर जाए या पाइरिमिडीन के साथ, ये कभी पॉसिबल नहीं। इट इज इम्पॉसिबल अकॉर्डिंग टू डबल हेलिक्स मॉडल।
ठीक है, डबल हेलिक्स मॉडल के अकॉर्डिंग ये इम्पॉसिबल। तो ये जो पाइरिमिडीन एंड प्यूरीन है, इसकी इस यूनिक पेयरिंग की वजह से इट प्रोड्यूस, ठीक है, इट प्रोड्यूस approximately uniform distance, यार इस तरह से बोलो, यूनिफॉर्म विड्थ, यूनिफॉर्म लेंथ बिटवीन टू पॉलीपेप्टाइड। डिस्टेंस ही रहने दो, लेंथ ठीक नहीं है बच्चे, डिस्टेंस रहने दो, ठीक है, डिस्टेंस ही रहने दो। यूनिफॉर्म डिस्टेंस, लेंथ आप नहीं बोल सकते ना बेटा, ये तो विड्थ है एक टाइप से कहलाएगा ना, ये हम तो बात इस कर रहे हैं ना, ठीक है, डिस्टेंस रहने दो, डिस्टेंस ज्यादा सही, ठीक है। इट प्रोड्यूस अप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन टू नाइट्रोजनस बेसिस या टू न्यूक्लियोटाइड्स लिखो, बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स इन, या ये भी नहीं रहे, बिटवीन टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड कर दो, बिटवीन टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है। दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बीच में इस कॉम्बिनेशन की वजह से, क्योंकि ऑलवेज pyrimidine पेयर विद प्यूरीन, एक आपको अप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्म डिस्टेंस मिलती है, ठीक है, टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बीच में। बात समझ में आ रही है? कॉपी करो इसको फटाफट। हो गया? अब एक और चीज देखो, है बहुत छोटी छोटी चीजें, सब आपने पढ़ रखी हैं, मुझे तो बस कुछ चीजों को ध्यान दिलाना है कि जो आपने पढ़ा है उन्हीं को थोड़ा सा पॉलिश कर रहा हूं मैं, कुछ यूनिक नहीं बता रहा हूं, क्योंकि पढ़ाया तो वही सारी चीजें जाएंगे ना, कुछ एक्स्ट्रा इस लेवल पे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मैं बता भी नहीं सकता। हाँ ये जरूर है कि मैं आपको कुछ चीजों में कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी जरूर ले आऊंगा। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डबल हेलिक्स मॉडल के अकॉर्डिंग सुगर फॉस्फेट, इसको देखो, सुगर फॉस्फेट, सुगर फॉस्फेट, सुगर फॉस्फेट, सुगर फॉस्फेट, यहाँ पे भी देख लो, सुगर फॉस्फेट, सुगर फॉस्फेट, सुगर फॉस्फेट, ठीक है। दे फॉर्म बैकबोन ऑफ द डबल हेलिक्स मॉडल। डबल हेलिक्स मॉडल का जो बैकबोन है, मतलब डबल हेलिक्स मॉडल के अकॉर्डिंग डीएनए का जो बैकबोन है वो कौन बना रहा है? सुगर एंड फॉस्फेट, ठीक है। हाँ सर। तो लिख दो, तीसरा होगा ना पॉइंट ये। हाँ सर। बैकबोन ऑफ डीएनए is made up of sugar and phosphate। तो ये भी क्वेश्चन बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो जो बैकबोन बना है डीएनए का, दैट इज मेड अप ऑफ सुगर एंड फॉस्फेट, ठीक है। अब एक चीज जो है वो इंपॉर्टेंट, ये तो बैकबोन बना रहा है, सुगर एंड फॉस्फेट तो बैकबोन बना रहा है, जो नाइट्रोजनस बेसिस है वो कहाँ पे लाई कर रहे हैं, मतलब वो कहाँ पे पोजीशनड है, यहाँ पे इस मॉडल में जो नाइट्रोजनस बेसिस है उनको कहाँ पे रखा हुआ है, इसकी बात करते हैं। तो नाइट्रोजनस बेसिस आर अप्रोक्सीमेटली राइट एंगल टू द सुगर फॉस्फेट बैकबोन। जो सुगर फॉस्फेट बैकबोन है, अगर इसको मैं इस तरह से बना दूं इसको, तो आपका जो है जो नाइट्रोजनस बेसिस है वो किस तरह से प्रेजेंट है, नाइट्रोजनस बेसिस आपके 90 डिग्री पे इस तरह से प्रेजेंट, यहाँ पे मान लो कि ये 90 डिग्री, ठीक है।
तो ये चीज किसने बोली है, ये जो मैं बोल रहा हूं ये किसने बोली है, ये वाटसन एंड क्रिक ने अपने मॉडल में बोली है। ठीक है, वाटसन एंड क्रिक ने अपने मॉडल में जो डबल हेलिक्स मॉडल प्रपोज किया है वहां पे बोला है कि जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं दे आर एट राइट एंगल टू द सुगर फॉस्फेट बैकबोन। तो लिख दो, ठीक है, एंड यही तो लिख दो, एंड नाइट्रोजनस बेसेस lie at a right angle to sugar phosphate backbone। कोई दिक्कत है इस चीज को समझने में? नहीं सर। आपने कभी मूवी देखी होंगी हॉलीवुड वाली, स्पेशली आजकल तो खैर बॉलीवुड में भी होने लगा है, वहां पे जब प्लेन से जो है क्या कहते हैं लोग उतरते हैं, आर्मी वाले जैसे उतरते हैं, तो वो उनके पास एक लैडर होता है, देखा है वैसा लैडर? हाँ सर। हाँ हाँ सर। ठीक है, तो वो जो लैडर होता है उस लैडर की जो बॉर्डर है, ठीक है, उनको तो मान लो सुगर फॉस्फेट बैकबोन, और उसके जो स्टेप्स हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, हाफ ऑफ द पार्ट जो है एक न्यूक्लियोटाइड का, हाफ दूसरे न्यूक्लियोटाइड का। वो जो स्टेप्स हैं वो बेसिकली नाइट्रोजनस बेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अब आप उसको एज्यूम करो कि वो किस तरह से बेसिकली रोटेट करता है, ठीक है, तो जो रोटेशन होगा उसी तरह से आपको डबल हेलिक्स मॉडल दिखेगा, उसी तरह से आपको क्या दिखेगा, डबल हेलिक्स मॉडल। ठीक है, तो वहां तो आपका जो नाइट्रोजनस बेस है या स्टेप है वो तो 90 डिग्री पे होता है कि नहीं होता 90 डिग्री? हाँ सर। बट जब एक्चुअली डीएनए का स्ट्रक्चर सॉल्व हुआ इस मॉडल के प्रपोज होने के बाद, तो ये पाया गया कि जो नाइट्रोजनस बेस है वो सुगर फॉस्फेट के साथ 90 डिग्री पे नहीं है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 72 डिग्री। ठीक है, वो अप्रोक्सीमेटली कितना है, 72 डिग्री। वो मैं बाद में लिखा दूंगा, अभी आप इस चीज को देखो। तो ये मॉडल आपको समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। ओके, अच्छा एक और चीज देखो, ये तो चूंकि वन डायमेंशन में है ना, तो उतनी इमेजिनेशन नहीं क्रिएट हो पाती है। अगर आप उस चीज को एज्यूम कर पाओ कि जो है, या इस तरह से देखो, आपके पास कोई रिबन हो, आपके पास कोई रिबन हो, और इस रिबन को इस तरह से पकड़ लो, एक अपर पार्ट दूसरा लोअर पार्ट, और उसको रोटेट करना स्टार्ट करो, उसको रोटेट करना स्टार्ट करो। तो जिस तरह से रिबन रोटेट करता है, ठीक है, रिबन की दोनों बॉर्डर को आप पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन मान के चलोगे, मतलब बैकबोन मान के चलोगे, तो उस तरह से कुछ यहाँ पे जो है आपको ट्विस्टेड स्पाइरली ट्विस्टेड दिखेगा इन केस ऑफ डीएनए। ठीक है, तो वहां पे ये जो पेयर्ड नाइट्रोजनस बेसेस, ये पेयर्ड जो नाइट्रोजनस बेसेस ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे इस तरह से, इसके ऊपर वो, उसके ऊपर नेक्स्ट, ठीक है, ओवरलैप कर जाएंगे। और ये जो ओवरलैपिंग हो रही है ना इनके बीच में, बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे ये जो ओवरलैपिंग है, ये आपका साइटोसिन है, ग्वानिन है, इनमें ढेर सारे कार्बन प्रेजेंट हैं, और वो जब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर देंगे तो वो इतनी क्लोज डिस्टेंस पे होते हैं कि वहां पे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन बहुत स्ट्रांग हो जाता है। क्या हो जाता है? हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो ये एक मेन रीजन है डीएनए डबल हेलिक्स के स्टेबिलिटी का। बट अभी आपके लेवल पे ये बोलते हैं, अगर आपके लेवल पे क्वेश्चन आता है कि स्टेबिलिटी डीएनए डबल हेलिक्स की क्यों है, या डीएनए डबल हेलिक्स एक दूसरे के साथ अटैच्ड क्यों है, तो आप क्या बोलोगे? इट इज ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। तुम लोग कहाँ पे हो, सुन रहे हो कुछ? हाँ सर। हाँ सर। क्या सुना? हाँ सर। इट इज वो जो डीएनए का स्टेबिलिटी है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के दौरान है।
हाइड्रोजन बॉन्ड के सेकंड रीजन आपका आपके एनसीईआरटी में मेन रीजन बोलता है कि इट इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, बट आप हायर क्लासेस पे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि स्टेबिलिटी का डीएनए के मेन रीजन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्ड तो बहुत हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। हाँ हाइड्रोफोबिक Hydrophobic इंटरेक्शन है जो interaction। बेसिकली उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। चलो लिख देते हैं इसको। कौन सा पॉइंट होगा? फोर्थ या फिफ्थ? फोर्थ। ठीक है। The plane of one base pair stack with other base pair। ये इसकी बात कर रहा है, इसकी ऐसा नहीं, इनकी नहीं, ठीक है, स्टेप वाइज। ठीक है। The plane of one base pair stack with other base pair, and this arrangement confers extra this arrangement confers extra stability to the DNA double helix। चाहे इन ब्रैकेट लिख दो, इन एडिशन टू, इन एडिशन टू हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड को छोड़ के तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो माइट भी चांसेस है कि आपको दोनों ऑप्शन दे और इसके बाद एक तीसरा ऑप्शन दे, बोथ 1 and 2। ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो ये चीज हो गई। अब इसमें से भी कुछ चीजें और बतानी है मुझे, लाइक विड्थ एंड लेंथ के बारे में कुछ चीजें बतानी है, तो वो देखते हैं। इरेज कर दो ये पार्ट। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। ओके। फाइव प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है। यहां पे आप इस तरह से मैं सारे नहीं बना रहा हूं क्योंकि मैं पिक्चर में इतना ही बनाता रहूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा मुझे। मैं सिर्फ कुछ बना रहा हूं। इस तरह से आपके बने रहेंगे, बाकी बना लेंगे। ठीक है। इस तरह से आपका दिखेगा डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल। तो जिसमें से ये यहां से लेके यहां से ये और यहां
ये जो डिस्टेंस है एक टर्न है बेसिकली। ये क्या है, एक टर्न ले रहा है डीएनए। डीएनए डबल हेलिक्स क्या है, एक टर्न। तो जो टर्न की लेंथ है, दैट लेंथ इज नोन एज पिच। पिच क्या है बेसिकली, लेंथ ऑफ वन टर्न। वन टर्न। एक टर्न का जो लेंथ है उसी को हम बोल रहे हैं पिच, ठीक है। और इस पिच में, या इस तरह से बोलूं, इस पिच की जो लेंथ है, इस पिच की जो लेंथ है वो कितनी है बच्चे? 34 एंगस्ट्रॉम। 34 क्या? आर्मस्ट्रांग। एंगस्ट्रॉम। या इसी को क्या बोल दो? 3.4 नैनोमीटर। 3.4 नैनोमीटर। अच्छा, एक और चीज देखो कि ये जो लेंथ मैं बता रहा हूं जिसको आप वन पिच बोल रहे हो, ठीक है, या वन टर्न बोल रहे हो, इसमें ये कितने, रफली कितने इसमें आपको नाइट्रोजनस बेस दिखेंगे? रफली 10 बेस पेयर। 10 बेस पेयर नाइट्रोजनस बेस, या नाइट्रोजनस बेस क्यों लिखूंगा, 10 बेस पेयर्स आपको यहाँ पे प्रेजेंट्स रहेंगे, ठीक है। इस लेंथ में वन पिच में 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट रहेंगे। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर 3.4 आर्मस्ट्रांग। 3.4 एंगस्ट्रॉम। then it will be 3.4 एंगस्ट्रॉम और 0.3 4 नैनोमीटर। नैनोमीटर। ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो लेंथ है वन टर्न की, दैट इज नोन एज पिच। उस पिच की जो लेंथ है वो 34.5 एंगस्ट्रॉम होगी। उसमें रफली 10 बेस पेयर्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जहां से आप ये बता सकते हो, इस डेटा को ध्यान में रख के ये बोल सकते हो कि जो टू बेस पेयर हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा। इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। हाँ सर। वैसे आप हायर क्लासेस पे जाओगे तो ये 10.5 में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी आप यही मान के चलो कि ये 10 बेस पेयर, ठीक है। अब एक और चीज बोलते हैं कि ये वाला जो है, ये दिस इज नोन एज विड्थ। ये क्या है, ये विड्थ। और ये जो डेटा मैं दे रहा हूं कौन से डीएनए का दे रहा हूं? डीएनए। डीएनए का। अगर कहीं पे शायद अगर मैं भूल गया हूं तो आप लिख दो कि जो वाटसन एंड क्रिक ने मॉडल एक्सप्लेन किया है, दैट इज फॉर बीडीएनए। फॉर बीडीएनए। उन्होंने बीडीएनए के लिए अपना ये मॉडल दिया है, ठीक है। तो ये जो डेटा दे रहा हूं मैं सब किसके लिए दे रहा हूं? बीडीएनए के लिए। तो मुझे बता सकते हो कि कितना है विड्थ? 20 कितना? 20 आर्मस्ट्रांग। लिख दो। ट्वेंटी एंगस्ट्रॉम। आई थिंक इसको ऊपर रखो। एक और चीज ध्यान देते हैं, ये इरेज कर दूं मैं इधर वाला? हाँ सर। ये इधर वाला इरेज कर दूं? हाँ सर। देखो, जब ये इस तरफ से आप 3 डायमेंशनल अगर पिक्चर देखते हैं डीएनए की, ये वाली, तो यहाँ पे आपको एक चीज तो नजर आ ही रहा है, क्या? ग्रूव। ये ग्रूव है, ये जो आपको दिख रहे हैं ये ग्रूव, ठीक है, ये ग्रूव। तो ग्रूव में क्या होता है कि जब ये जब टर्न बनाता है तो ग्रूव इधर भी आता है और ग्रूव इधर भी आएगा। नहीं तो जो है एक रिबन लो और रिबन को जो है क्या कहते हैं, उसको वो करो, स्पाइरली ट्विस्ट करो। देखो आपको दोनों तरफ क्या नजर आएंगे? ग्रुप नजर आएंगे। ये है ग्रुप। तो ग्रुप बेसिकली दो प्रेजेंट होते हैं, दो टाइप के ग्रुप होते हैं। एक होता है मेजर ग्रुप और दूसरा होता है माइनर ग्रुप। माइनर ग्रुप। डीएनए के स्ट्रक्चर में आपको दो टाइप के ग्रुप नजर आएंगे, मेजर ग्रुप एंड माइनर ग्रुप। अब यहां से देख के बोल सकते हो कि ये मेजर ग्रुप है, ये माइनर ग्रुप है, बट वन डायमेंशनल पिक्चर में बोलना इतना आसान नहीं है, ठीक है।
वन डायमेंशनल पिक्चर में बोलना इतना आसान नहीं है, बस ये बोल सकते हो कि दिस इज मेजर ग्रुप, दिस इज माइनर ग्रुप, ठीक है। एक्चुअली स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे इस तरह से जब ट्विस्ट लेता है स्पाइरली, तो कुछ जो है क्या कहते हैं सैलो रीजन्स के ग्रुप दिखते हैं और कुछ डीप रीजन के ग्रुप्स दिखते हैं। तो जो सैलो रीजन वाला ग्रुप है माइनर ग्रुप, उसको माइनर बोलते हैं, और जो डीप रीजन वाला दिखता है उसको मेजर मेजर ग्रुप। ग्रुप बोलते हैं। यहाँ पे आके एक्चुअली प्रोटीन बाइंड करती है। प्रोटीन डीएनए जब इंटरेक्शन होता है, ठीक है, जैसे ट्रांसक्रिप्शन करनी है, रेप्लिकेशन करनी है, तो जो एंजाइम है वो क्या है, वो प्रोटीन वो प्रोटीन है। तो प्रोटीन डीएनए का इंटरेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। ठीक है, तो वो जो प्रोटीन डीएनए का इंटरेक्शन होता है, तो जनरली जो प्रोटीन्स है वो इन्हीं ग्रुप्स पे आके बाइंड करती है। या आपकी जो जब आप विजुलाइज करते हो जेल में डीएनए को रन किया आपने एक्रोलजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, और जब आप विजुलाइज करते हो तो आप डाई यूज करते हो कि नहीं करते? डाई यूज करते हो। तो वो डाई कहाँ पे बाइंड करती है? तो कई बार तो वो इंटरकैलेट कर जाती है यहाँ पे इंटरकैलेट कर जाती है, या यहाँ पे इंटरकैलेट नहीं करेगी तो वो यहाँ पे ग्रुप्स में भी बाइंड कर सकती है, वो ग्रुप्स पे भी बाइंड कर सकती है। बात समझ में आ रही है क्या थोड़ी बहुत? हाँ सर। ठीक है, तो मेजर ग्रुप या माइनर ग्रुप ये चीजें हैं। अभी और तो आपको एक चीज बता देता हूं मैं यहीं पे, चलो यहाँ पे जैसे ये शुगर है, ये आपका एडेनिन हो गया, ये थायमिन हो गया, ये शुगर हो गई। मैंने 1 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर लिया है जस्ट आपको समझाने के लिए, ठीक है। हाँ सर। या एक और काम करो, इसको थोड़ा टिल्ट कर दो तो शायद ज्यादा अच्छी इमेजिनेशन आएगी। इस तरह से एडेनिन, शुगर, ये जो एडेनिन एंड वो है, ठीक है। इधर से आपका वो फास्फेट तो अटैच हो गया, इधर से आपका फास्फेट अटैच हो गया। तो जो इधर वाला है ये वाला बॉन्ड, दिस इज मेजर, और ये जो इधर वाला है दिस इज माइनर। तो ये कुछ है, आप ध्यान में रखना कि ग्रुप की इंपॉर्टेंस क्या है। जब आप हायर लेवल पे जाओगे और 3 डायमेंशनल पिक्चर्स देखोगे तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। मैंने बता इसलिए दिया है कि शायद एक आध बार कहीं ये पूछा गया है, बड़ा सिंपल सी चीजें पूछी थी इसमें। और दूसरा, अगर मैं यहाँ पे नहीं बताता तो ये आपको बिल्कुल नया हो जाता नेक्स्ट टाइम के लिए। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये बेसिकली ग्रुप्स, डीएनए के स्ट्रक्चर में ग्रुप्स की अपनी बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो इस तरह के कुछ ग्रुप्स नजर आते हैं, ठीक है। कुछ चीजें मैंने आपको बताया कि प्रोटीन डीएनए इंटरेक्शन या इस तरह से कुछ करता है, तो ध्यान में रखना इस चीज को। अब कुछ न्यूमेरिकल्स इससे पूछ लेते हैं, वो मैं बता देता हूं। जैसे वो क्वेश्चन जब देगा वो बोल देगा कि इट इज अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग बनाना है आपको?
वाटसन क्रिक मॉडल। वाटसन की हाँ, डबल हेलिक्स मॉडल के। ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कितने होंगे? अगर आपको सपोज कुछ लेंथ दे दिया जाए न्यूक्लियोटाइड्स की, जैसे आपको दे दिया जाए कि एक डबल हेलिक्स है 300 बेस पेयर लॉन्ग, ठीक है, 300 बेस पेयर लॉन्ग एक डबल हेलिक्स है आपकी, एंड वो आपसे नंबर ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पूछ रहा है, कितने होंगे? 600। और अगर मैं बोल दूं कि जो चेन है वो 300 न्यूक्लियोटाइड है, तो बेस पेयर तो 300 है ना। नहीं, मैं तो क्वेश्चन ही चेंज कर दिया दोबारा के लिए। और सर क्या बोले क्वेश्चन? पहले बोला था 300 बेस पेयर, दोबारा बोला 300 न्यूक्लियोटाइड। 300 न्यूक्लियोटाइड होगा तो 300 ही 300 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डेड होगा, और 300 बेस पेयर होगा तो 600 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा। एक मिनट रुकना जरा सा, ये बात बिल्कुल सही बोल रहे हो, ठीक है, मुझे जरा सा जो लिखाना है वो मैं मुझे इस तरह से लिखाना है कि आप कंफ्यूज ना हो। इक्वल टू n कर देना, n, ठीक है, और इसको लिख देना दिस इज नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेस या न्यूक्लियोटाइड, और ठीक है, बेस पेयर नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब नंबर ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड विल बी n। अगर वो बेस पेयर कर देगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दूसरा आपका क्या है? नंबर ऑफ फॉस्फेट। नंबर ऑफ फॉस्फेट कितने हैं? तो वो भी आपके कितने होंगे? इन जब n, सेम चीज है, ठीक है। नंबर ऑफ शुगर, क्या होगा? वो भी n आपका n होगा। सेमी नंबर ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, n/2 होगा, हाफ होगा, n/2। n/2 और सोच के बोलो। दिमाग आपका काम नहीं कर रहा है। n-1 होगा। फॉस्फोडाइएस्टर लिखा मैंने, इस सिंपल से एस्टर थोड़ी लिखा है। यहाँ पे 2 न्यूक्लियोटाइड है आपके, तब जाके एक फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना, दैट्स वाई 2n, और इधर वाला और उसके लास्ट वाला दोनों को हटाना पड़ेगा। नहीं समझ में आ रहा? हाँ सर। आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, उसको उसको देखिए। सपोज कर लो मैं बोल रहा हूँ कि 40 नाइट्रोजनस बेस है, 40 नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ नंबर ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड इस फार्मूले पे पुट करोगे तो आपके होंगे 80 - 2 एंड इट विल बी क्या होगा? 78। बैठ के कैलकुलेट करो, देखो। सर वो तो बेस पेयर होंगे तब ना। हाँ सर, 14 बेस पेयर, हाँ सर, बेस पेयर होगा तभी तो होगा। तो n-1 होगा।
मैं ही कंफ्यूज हूँ क्या? अच्छा, बेस पेयर नहीं होगा तो दोनों साइड कैसे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड आप कैलकुलेट कर सकते हैं? एक साइड तो 40-1 होगा, एक साइड का एक ऊपर वाला एक कम। हाँ सर। 5 प्राइम वाला और दूसरे साइड का भी देखो 5 प्राइम वाला, दो कम होगा जब वो बेस पेयर होगा, बट एक साइड में तो एक ही कम होगा। दो मिनट रेस्ट दो मुझे। Yes, you are right. यहाँ पे जरा सा स्टेटमेंट पूरा कर दो। नंबर ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड इन, वो सर एन के जगह बेस पेयर लिख दीजिए, यार सही होगा। सब भी तो होगा। ये कर लो इन डबल हेलिक्स where n is number of nucleotides or base, nitrogenous base. नीचे एक लाइन और लिख लो। सर एक बात बोलो, हाँ बोलो बच्चा। वो सर न्यूक्लियोटाइड्स नहीं, बेस पेयर ही होगा, नंबर ऑफ बेस। वैसे इस चीज को मैं बाद में बताऊंगा असल में, ठीक है? इस चीज को मैं बाद में बताऊंगा। इसको आप नोट करके रख लो, स्टार लगा लो, इसको मैं बाद में बताऊंगा। टाइम हो चुका है, ठीक है? तो नेक्स्ट लेक्चर पे बात करेंगे इसको। मैं नेक्स्ट टाइम आपको बताऊंगा क्या है सिनेरियो, ठीक है? कुछ चीजें लैकिंग है जो मेरे दिमाग में अभी आ नहीं रही है, बताता हूं मैं आपको, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही।